हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एफकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और मैं आपसे बार बार वही कहता हूं कि कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, नहीं तो आप बर्बादी के एक रास्ते पे जाएंगे। फिर सुधार के लिए वक्त मिलेगा, लेकिन गुरुजी फिर उसके बाद केवल आप रहेंगे और आपका भविष्य रहेगा आपके साथ। गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, आप धोखेबाज निकले क्या? अरे बेटा, हमारा धोखेबाज का मतलब ये नहीं है कि किसी और को, मतलब अगर आप अपने माँ-बाप को धोखा दे रहे हैं, आप ये जो फ़ोन लिए हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई ना करके कच्चा बादाम खेल रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप एक गलत रास्ते का क्या कर रहे हैं? चुनाव कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है। अगर आपको पढ़ना है तो मन लगा के पढ़िए। मैं यहाँ पे लौट आया हूँ, मैं आपसे बोला था ना, मुझे वक़्त दीजिएगा चीज़ों को बेहतर करने का, मैं दे रहा हूँ अब वक़्त आपको। और इतने तगड़े-तगड़े आपको हम कॉन्सेप्ट क्लास लेके आएँगे, फुल नोट्स क्लास लेके आएँगे, सारी हम आपको क्लासेस अवेलेबल कराएँगे विथ तगड़े नोट्स के साथ। एक ऐसा नोट्स जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा और आपके पेपर के ऐसे छूते हुए निकलेगा। हम वो आपको टॉपिक क्लियर कराएँगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी गारंटी है। मैं आपको ये अपने जो एक्सपीरियंस है ना, मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को बेस्ट करिएगा। आपके पास केवल अभी कितने काम होने चाहिए? मात्र 2 ही काम होने चाहिए। एक पढ़ाई और दूसरा खाना खा के सो जाना। तीसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। गुरुजी आप कोई ऑप्शन रखते हैं क्या? पहले बहुत सारे ऑप्शन रखते थे, लेकिन नाउ जो आपको मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, मेरे ही जीवन में यही ऑप्शन है। लेकिन एक प्यारा-सा ऑप्शन आपके लिए बढ़ा है, वो क्या? आपको पढ़ाना। ठीक है ना? और बाकी कोई भी ज़िंदगी में ऑप्शन रखिए ना। अच्छा, सर 2 दिन का डिलो क्लास क्यों ही मतलब आई नहीं? तो मैं आपको बता दूँ कि एक बिटिया है, प्यारी-सी नन्ही-सी बच्ची है, भतीजी है मेरी, कि जो कि थोड़ा-सा उसको मतलब कि प्रॉब्लम था। अभी वो 3 दिन की बच्ची है, तो उसको यार एक बहुत टॉप लेवल के उसको हॉस्पिटल में हम लोगों ने उसको करवाया अपना, वो एकदम बढ़िया है। तो उसको थोड़ा देखना रहता है, जाना रहता है वहाँ पे। इसी की वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें मतलब कि डिले हो गई। ठीक है यार, बिटिया है, बेटी है, बहुत भाग्य से मिलती हैं चीज़ें और हमें कद्र करना चाहिए और हर उस बेटी का कद्र करना चाहिए जो हमारे इस संसार में पैदा हुई है। आखिरकार बेटी तो बेटी है ना यार, बेटी तो हमें जन्म देती है, यानी कह सकते हैं वो माँ स्वरूप है कि नहीं? यानी कि जो कोख से जन्म दे रहा है भैया, वही तो हमारे जीवन का निर्माण कर रहा है। यानी कि सत्य क्या है? वही है। सत्य क्या है कि हम अपने माँ के कोख से जन्म लेते हैं, बाकी दुनिया का कोई भी सत्य नहीं है। अभी हम बायोलॉजी पढ़ाएँगे ना तो चीज़ों को बहुत बेहतर से पढ़ाएँगे, है कि नहीं? मज़ा आने वाला है गुरुजी, कटप्पा की क्लास होने वाली, युगांडा ले चलें घुमाने के लिए, टेंशन ना लें, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा क्या ये कॉन्सेप्ट क्लास है, फुल्ली हम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराएँगे। मतलब जो बच्चे डरते हैं कि गुरुजी वंशागति और विविधता के सिद्धांत, ये मेंडल-वेंडल कहाँ से आ गए, मुझे समझ नहीं आता, बहुत प्यार समझाएँगे। जो हम बताएँगे बस इतना ही रट लेना है, याद कर लेना है, बाहर कुछ नहीं होगा। एक आध 2 ऐसे टॉपिक रहेंगे जैसे आपका म्यूटेशन है, तुम उसको करा देंगे आने वाले वीडियोज़ में, पेपर में टेंशन ना लेना, ठीक है ना? तो हमारे होने वाला है, ये हमारा जो आपका चैप्टर नंबर 4 है। कौन-सा हमारा? ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, वो है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत जो हमारा चैप्टर है, उस हम चैप्टर से आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना? सबसे पहला इसमें आता है वंशागति। वंशागति कभी-कभी एग्जामिनर थोड़ा-सा पूछता है कि सर ये वंशागति क्या होता है? आप इसको समझाइए। वंशागति किसे कहते हैं? आप समझाइए इसको। तो आपको लिखने के लिए देता है, तो आप वंशागति की परिभाषा क्या लिखेंगे? किसे कहते हैं वंशागति? हेरिडिटी क्या होती है? तो ध्यान देना, लक्षणों का जनको यानी माता-पिता से संतान में स्थानांतरण वंशागति कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। यानी लक्षणों का, किसके लक्षणों के? माँ-बाप का। जैसे आप देखते हैं कि अगर किसी के माँ-बाप की आँखें नीली हैं, तो बच्चों की क्या हो जाती हैं? आँखें नीली हो जाती हैं। किसी के माँ-बाप थोड़े छोटे होते हैं, तो बच्चे भी क्या होते हैं? छोटे बच्चे पैदा हो जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वंशागति। यानी कि जनकों के लक्षणों का यानी माता-पिता के लक्षणों का संतान में जो स्थानांतरण होता है, उसे बेटा क्या कहते हैं? वंशागति कहा जाता है। वंशागति कहा जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं सर। अगला है विविधता, वेरिएशन। सर ये विविधता क्या होती है? वेरिएशन, विविधता मतलब कि अलग-अलग। क्या है? अलग-अलग। यानी जनक एवं संतति में पाए जाने वाली असमानताओं को विविधता कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए एक माँ-बाप है, माता-पिता को जनक कहते हैं। उनका जो बच्चा हुआ वो उनसे अलग दिखाई दे रहा है, तो उसको क्या कहते हैं?
विविधता कहते हैं, यानी कि वेरिएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेरिएशन बोला जाता है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात ध्यान देना, अपने जीवन में बेहतर से बेहतर करना और चीज़ों को लॉन्ग टर्म का वक़्त देना। 1-2 साल का वक़्त देना अपने सुधार के लिए, अपने जीवन में जो आपको पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको सफलता मिलेगी। आपको 1-2 दिन में नहीं दिखाई देगी चीज़ें, हाँ, जब 1 आध महीने बीतेगा, डेढ़ महीने बीतेगा, उनकी याद ज़रूर आएगी, लेकिन आपको चीज़ों को करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के। क्योंकि अगर आप एक अच्छा चीज़ डिज़र्व करना चाहते हैं, तो आपको बेटा मेहनत तो करना पड़ेगा। वक़्त लगेगा, चीज़ों को सुधार करेंगे, लेकिन सुधरेंगे ज़रूर। ये खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? अरे गुरुजी क्या भैया हमारी उम्र हो चुकी है 25 साल, ठीक है ना? इंजीनियरिंग की है, बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो जो आप आज कर रहे हैं, वो हम करके छोड़ दिए हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, तो इसीलिए पढ़ाई करिए। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जिससे आपका जीवन सुधर सकता है, चीज़ें बदल सकती हैं, समाज में इज़्ज़त मिलेगा, पैसे रहेंगे आपके पास और आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आप मेहनत कीजिए, जितना मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना। अगला है आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। ये सर आनुवांशिकी क्या होता है? किसे कहते हैं? आनुवांशिकी। ये जेनेटिक्स क्या होता है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। मैंने क्या बोला कि आनुवांशिकी क्या होता है? जीव विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। अब आपको पता चला वंशागति क्या होती है, बहुत बढ़िया। सर जनकों के लक्षण बच्चों में जाना वंशागति कहलाता है। विविधता, जो जनक और संतान अलग-अलग दिखाई देते हैं, विविधता, दोनों का अध्ययन कर लेंगे, आनुवांशिकी हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है सर हमारा आनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है, तो लिख दीजिएगा कि आनुवांशिकी के जनक कौन है सर? ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं आनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। आनुवांशिकी के जनक का नाम बेटा क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। अगला है सर फिनोटाइप। ये फिनोटाइप क्या होता है? किसे कहते हैं फिनोटाइप? क्या होता है फिनोटाइप? तो किसी जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं, यानी जो बाहर से दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। मान के चलिए कि आपका पड़ोसी है, आपसे क्या है? लंबा है। अगर आपका पड़ोसी आपसे लंबा है भैया, तो उसको क्या बोलेंगे? अरे गुरुजी फिनोटाइप बोलेंगे। जो हमें बाहर से लक्षण दिखाई देते हैं, उन्हें फिनोटाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिनोटाइप कहा जाता है। उदाहरण के लिए आँख का रंग, अरे गुरुजी नीली उनकी आँखें हैं, नीली उनकी आँखें हैं, हाँ? और मोरनी जैसे पंख, बाल किसके? मोरनी की तरह। आप देखते हैं ना उड़ रहे हैं। कोयल जैसी आवाज़ सुन रहे हैं। अरे गुरुदेव की आवाज़ सुनाई देती है कि दिखाई देती है? ना गुरु सुनाई देती है। तो वो गुरुजी तो नहीं आएगा। अच्छा आँख उनकी गुरुजी नीले आसमान की तरह है। किसकी तरह है? नीले आसमान की तरह है। और पौधे का पौधे का लंबापन और बौनापन, पौधे का लंबापन और क्या हो जाएगा? बौनापन इत्यादि जो चीज़ें हैं, वो क्या है हमारा? वो क्या है हमारा? वो हमारा है फिनोटाइप। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका जो पीडीएफ है आपको वो टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे मिल जाएगा। ध्यान देना टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? एसकेएम स्टडी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ एक बैच है जो कि अभी आज ही मैंने अपडेट करवाया, वहाँ पे बायोलॉजी क्लासेस भी अपडेट हो जाएंगी। उस बैच का नाम है, वो है आपका क्या है सर? बहुत बढ़िया, रामायण बैच। जाइए गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी ऐप को डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर लीजिए। आपको कौन सा? रामायण बैच। वहां पे आपको पूरा पूरा कंप्लीट सिलेबस हम आप पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अगला है अपना क्या है? जीनोटाइप। अभी आपने क्या देखा? फिनोटाइप। जो बाहर से दिखाई देते हैं उसे फिनोटाइप, और जो अंदर रहते हैं हमें नहीं दिखाई देते। बहुत अच्छा सर, फिनोटाइप यानी जीव जीव की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। अर्थात जीनोटाइप जीव के अनुवांशिकी संगठन को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग देख नहीं पाते। जैसे हमारे अंदर जो जीन है, एक्स वाई गुणसूत्र है, ये सब क्या है? ये सब जीन है। अगला है समयुग्मजीव। बहुत बढ़िया सर, समयुग्मजीव क्या होता है? और विषम युग्मजीव। लगे हाथ, विषम युग्मजीव को भी देखेंगे यहाँ पे। बहुत बढ़िया। समयुग्मजीव का मतलब होता है जब एक लक्षण, ध्यान देना, जब एक लक्षण के दो जीन समान प्रकार के होते हैं उसे समयुग्मजीव कहते हैं। जैसे लंबापन, कैपिटल टी
और बौनापन। और क्या? बौनापन, स्मॉल टीटी। अभी ये कैपिटल टीटी स्मॉल टीटी क्या है मैं आपको समझा दूंगा आगे लास्ट में, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक। अगला है विषम युग्मजीव। जैसे यदि एक लक्षण के दो जीन असमान या अलग अलग होते हैं उसे विषम युग्मजीव कहते हैं। जैसे संकर लंबा पौधा। अब यहाँ पे संकर लंबा पौधे का मतलब है यहाँ पे कैपिटल टी जो है ये अपना क्या है? प्रभावी लक्षण है। क्या है? प्रभावी लक्षण है। और स्मॉल टी क्या है अपना? अप्रभावी, अप्रभावी लक्षण है। इसलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? संकर लंबा पौधा। संकर लंबा मतलब कैपिटल टी प्रभावी है, स्मॉल टी अप्रभावी है। लेकिन एक मेंडल जी का नियम था प्रभाविता का नियम, यानी कि जब प्रभावी का अप्रभावी के साथ लक्षण संग्रहण करवाते हैं तो वहां पे हमेशा और हमेशा किसका? वो प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है। उसे हम बेटा क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहा जाता है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, किसी कोई डाउट है क्या? ना गुरुजी, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए यार, होना भी नहीं चाहिए बेटा। ठीक है ना? अगला यहाँ पे संकरण। सर ये संकरण क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? किसे कहते हैं संकरण? अरे भैया दो लक्षणों को लो आपस में क्रॉस करवा दो, उसे क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। यानी कि जब दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? फर्टिलाइजेशन, निषेचन कराया जाता है। तो इस क्रिया को संकरण कहते हैं। जब दो अलग अलग लक्षण वाले जीवों के बीच में आपस में क्या कराया जाता है? बहुत बढ़िया, निषेचन कराया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग संकरण कहते हैं। संकरण से प्राप्त होने वाली संतानों को संकर कहते हैं। और जो संकरण के द्वारा प्राप्त होगी संतानें उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? संकरण का नाम दे देते हैं, संकरण का नाम दे देते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला लिख सकते हैं एक संकर संकरण, दूसरा द्विसंकर संकरण, तीसरा परीक्षण संकरण। ठीक है ना? चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक संकर संकरण की। ये क्या होता है? जब एक जोड़ी या दो अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकर कराया जाता है, संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे लंबा और बौना पन के लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। और द्विसंकर संकरण जब दो जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसको जब एक जोड़ी या दो अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। और द्विसंकर संकरण जब दो जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक। अगला है परीक्षण संकरण। क्या कहते हैं? परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। सर टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब प्रथम पीढ़ी F1 से प्राप्त संकर संतानों का संकरण संकरण उसके अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परीक्षण यानी कि टेस्ट क्रॉस कहते हैं। यानी कि ये हमारा संकर संतान है और ये हमारा क्या है? अप्रभावी जनक है। यानी कि ये लंबा है, ये क्या है? मान लीजिए बौना है। जब करवाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परीक्षण संकरण कहते हैं। अगला है यहाँ पे ध्यान देना। अब अगला अपना पॉइंट क्या है? क्लियर कर लीजिएगा। सर प्रभावी लक्षण। सर प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण ई क्या होता है गुरुजी? ई क्या होता है? प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। चलिए समझाते हैं। मान लीजिएगा, मान लीजिएगा, क्या सर मान लेंगे? क्या मान लेंगे? मान लीजिएगा, हाँ, ये एक लोग हैं। ठीक। ये हमारे कौन भैया? ये हमारे एक लोग हैं। हाँ। और ये एक लोग हैं और ये एक लोग हैं। ध्यान दीजिएगा।
जब इन दोनों को आपस में हम संकरण कराते हैं तो हमारा लाल ही एक बने, सेम टू सेम बने, सेम टू सेम बने कर सकते हैं। सेम टू सेम जब बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रभावी लक्षण। बात समझिएगा। जब एक जोड़ी जब एक जोड़ी उपलक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। मतलब अगर इन दोनों जनकों का जो इसमें लक्षण प्रदर्शित होगा उसे क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे लंबापन और पीली बीज, ये जो लक्षण होते हैं ये क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण, जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दिखाई न देने वाले लक्षणों को प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे बौनापन और हरा बीज, बौनापन और हरा बीज। सर जी इसको थोड़ा सा समझा दीजिए, थोड़ा सा समझा दीजिए। हम आपको चलिए यहाँ पे समझा देते हैं। ये तो पूरा ही हो जाता है, आप छोड़िए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। जब हम किसी जब हम किसी जब हम किसी लंबे और बौने पौधे को लेकर संग्रह कराया तो जो हमारे संतान बने वो क्या बने? वो लंबा बना। वो क्या बना? लंबा। यानी प्रभावी का लक्षण ये संतान में दिखाई दे रहा है तो उसे क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। और ये बौने का लक्षण क्या इसमें दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसे क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में न दिखाई देने वाले लक्षण को क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे बौनापन और हरा जो बीज होता है ये हमारे अप्रभावी लक्षण के क्या हैं? उदाहरण है। अब अगला आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? मिंडलवाद। क्या है? मिंडलवाद। सर ये मिंडलवाद क्या होता है? किसे कहते हैं मिंडलवाद? क्या होता है मिंडलवाद? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिंडलवाद। ध्यान दीजिएगा किसे कहते हैं मिंडलवाद। मिंडल ने मटर के पौधे, अच्छा मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या था? पाइसम सटाइवम। ये क्या है? ये वैज्ञानिक नाम है। ये वैज्ञानिक नाम है। अच्छा किसका वैज्ञानिक नाम है? मटर के पौधे का, मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है ना? अच्छा गुरु जी एक बात बताइए, हिंदी में इसको उद्यान मटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्यान मटर का इन्होंने पौधा लिया था। इंग्लिश में पाइसम सेटाइवम और हिंदी में उद्यान मटर का पौधा लेकर इन्होंने इन्होंने मतलब कि अपना प्रयोग किए। क्या किए थे? मंडल जी ने अपना प्रयोग किया था। और 1856 से 1863 तक लगभग इन्होंने 5000 पौधे पर प्रयोग किए थे, लेकिन इन्होंने किसी पर सफलता नहीं पाई। उसके बाद 1865 में इन्होंने अपना प्रयोगों से निष्कर्ष और उपलब्धियों को ब्रून शहर की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में प्रस्तावित किया। यानी कि इन्होंने फिर अपना 1863 बाद मटर पौधे कौन सा? पाइसम सेटाइवम पर इन्होंने अपना प्रयोग किया और उससे प्राप्त लक्षणों को इन्होंने ब्रून शहर के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में प्रस्तावित किया। फिर 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के 16 वर्षों बाद यानी 1900 में 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिक ने मेंडल के नियमों को पुनः खोजा था। और वैज्ञानिक के नाम कौन कौन से? हुगो डिवरीज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वैन सिरमैक ने। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों को संक्षेप में क्या बोला? मिंडलवाद नाम दिया। क्या नाम दिया? मिंडलवाद नाम दिया था। क्लियर है? अगला है 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। किसने भैया? ये मेंडल जी ने कुल कितने जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था? कुल 7 जोड़ी लक्षणों का मेंडल ने अध्ययन किया था। अगर मिंडलवाद आ जाए तो बस यही लिखिएगा, बाकी कुछ नहीं लिखिएगा। ठीक है ना? चलिए कौन कौन से लक्षण थे? तो सबसे पहला जो लक्षण था बीज कारण। क्या था? बीज कारण। अच्छा इधर वाला जो है ये अपना क्या है? इधर वाला है प्रभावी। क्या है? प्रभावी। और इधर वाला जो है क्या है? अप्रभावी है। ध्यान दीजिएगा।
ये प्रभावी है, उधर क्या है, अप्रभावी है। तो मेंडल ने जो बीज का रंग लिया था, प्रभावी में क्या लिया था, पीला लिया था। अप्रभावी में क्या लिया था, हरा लिया था। बीज का रंग प्रभावी में पीला लिया था, अप्रभावी में क्या लिया था, हरा लिया था। उसके बाद बीज का आकार प्रभावी में गोल लिया था, अप्रभावी में कैसा लिया था इन्होंने, झुर्रीदार लिया था। प्रभावी में बीज का आकार इन्होंने गोल लिया था, अप्रभावी में क्या लिया था, झुर्रीदार लिया था। फूल का रंग प्रभावी में बैंगनी लिया था, अप्रभावी में क्या लिया था, सफेद लिया था। फूल का रंग प्रभावी में बैंगनी लिया था, अप्रभावी में सफेद लिया था। फूल की स्थिति प्रभावी में अच्छी लिया था, अप्रभावी में क्या लिया था आपका, कंथस्थ लिया था। क्या लिया था, ये अच्छी होता है, ये कंथस्थ यानी कि टर्मिनल बोल सकते हैं। फली का रंग इन्होंने प्रभावी में हरा लिया था, अप्रभावी में क्या लिया था, पीला लिया था। फली का आकार, फली का आकार प्रभावी में फूली हुई, अप्रभावी में कैसी थी, संकुचित थी, मतलब कि वो झुर्रीदार थी, कुल मिला के कह सकते हैं। पौधे की ऊंचाई प्रभावी में लंबा और अप्रभावी में क्या था, ये हमारा बौना यानी कि छोटा था। ठीक है, चलिए अगला, मेंडल के 3 प्रमुख नियम। मेंडल के कितने नियम थे, ध्यान देना, 3 प्रमुख नियम थे। पहला जो नियम था वो था प्रभाविता का नियम। पहला इन्होंने किसका नियम दिया था, प्रभाविता का नियम। सर क्या होता है प्रभाविता का नियम, तो जब दो विपरीत लक्षण वाले शुद्ध जनकों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी, ये F1 मतलब क्या है अपना, प्रथम प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं और अप्रभावी लक्षण छुप जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। बस इतने याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं याद रखना है। बोर्ड एग्जाम के लिए जितने बच्चे बस इतने याद रखना, प्रभाविता का नियम आ जाए तो जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, अप्रभाविता का नियम कहते हैं, उसे प्रभाविता नियम कहते हैं। और अप्रभावी लक्षण क्या होता है, छुप जाता है। या जब हम प्रभावी और अप्रभावी का दो विपरीत लक्षण को लेकर संगणन कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और अप्रभावी लक्षण छिप जाता है, उसे हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे जब लंबा और बौने पौधे को लेकर लक्षण संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही दिखाई देते हैं, उसे हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसमें जो प्रभावी लक्षण होता है लंबा होता है और बौनापन क्या होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। समझ में आया ना, कि जब हम लोग लंबे का बौने के साथ, प्रभावी का अप्रभावी के साथ संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। और इसमें जो प्रभावी लक्षण लंबा होता है, बौनापन क्या होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। क्लियर है। दूसरा है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, पृथक्करण का नियम क्या होता है, परिभाषा ध्यान दीजिएगा। युग्मक निर्माण के समय प्रत्येक लक्षण के कारक जीन पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में केवल एक कारक जाता है और इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए ये प्रथम पीढ़ी है अपना, क्या है, संकर लंबा। क्या है, संकर लंबा, लंबा पौधा। अब प्रथम पीढ़ी के संकर लंबे पौधे को क्रॉस कराते हैं तो द्वितीय पीढ़ी में 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है, यानी कि 3 लंबे प्राप्त होते हैं। ये अपना द्वितीय पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में 3 लंबे प्राप्त पौधे होंगे और एक बौना प्राप्त होता है। और ये हमारा क्या है, पृथक्करण का नियम है। अगला है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, हाँ कहते हैं इसको, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी होता है ना यार, अच्छा ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सही सही सही। ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये क्या होता है, जब दो या अधिक जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है और एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता, उसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हम पीले गोल पौधे का संकरण हरे झुर्रीदार पौधे से कराते हैं तो इसमें जो हमारा द्वितीय पीढ़ी होता है उसमें 9:3:1 का अनुपात मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं याद करना है, ठीक। इसको तो मैंने बता दिया है, करने अगर होगा याद कर लेना, कोई जरूरत नहीं है। अगला है
मनुष्यों में गुणसूत्रीय विकार, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना। यानी कि मनुष्यों में कुछ गुणसूत्रीय विकार, जब हमारे जो गुणसूत्र होते हैं उसमें बदलाव होते हैं तो बहुत सारे हमारे शरीर में क्या होते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं। उसे मनुष्यों में गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। यानी कि वे अनुवांशिक समस्याएं हैं जो गुणसूत्रों की संख्या या संरचना में असामान्यताओं के कारण होती हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र विकार कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि या कमी या गुणसूत्र के हिस्सों में बदलाव हो सकते हैं, जो शारीरिक या मानसिक विकास में क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। क्लियर है। मनुष्य में प्रमुख गुणसूत्रीय विकार निम्नलिखित है। सबसे पहला होता है डाउन सिंड्रोम। क्या होता है, डाउन सिंड्रोम, जिसको हम लोग ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं। ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है, जब किसी जोड़ी के गुणसूत्रों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है, यानी कुल 46 के स्थान पर कितने हो जाते हैं, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो उसे हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। यानी जब किसी जोड़ी गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अर्थात जब हमारा 46 गुणसूत्र के स्थान पर 47 हो जाता है तो उसे हम लोग डाउन सिंड्रोम रोग देते हैं नाम। लक्षण क्या क्या, जैसे मानसिक मानसिक मस्तिष्क विकास में मंदता, चेहरे की विशेष आकृति जैसे छोटा चेहरा, तिरछी आंखें, चपटी नाक और शारीरिक विकास में देरी इत्यादि हमारे डाउन सिंड्रोम के क्या है, लक्षण है। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये क्या होता है, पुरुषों में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है जो कि क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। यानी कुल मिला के पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके वजह से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। यानी कि पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होता है, इसमें एक एक्स गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण एक्स एक्स वाई गुणसूत्र हो जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। लक्षण कम टेस्टोस्टेरोन, बांझपन, स्तन का विकास, धीमी शारीरिक वृद्धि, सामान्य में सामान्य से कम बुद्धि इत्यादि जो होते हैं हमारे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के क्या हैं, मतलब कि लक्षण हैं। अगला है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर में क्या हो जाता है, महिलाओं में जो एक्स एक्स गुणसूत्र होता है ना, एक को एक्स गुणसूत्र क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बचेगा कितना, केवल एक। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है, एक गुणसूत्र एक्स की वृद्धि हो जाती है। और टर्नर सिंड्रोम के किसी होता है, महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र की कमी, यहाँ पे कमी हो रही है, वहां पे अधिकता हो रही है। क्लियर है। लक्षण इसका क्या क्या, बौना कद, अंडकोश नहीं बनना, बांझपन, हृदय और गुर्दे की समस्या इत्यादि होते हैं टर्नर सिंड्रोम के क्या है, लक्षण है। अगला है पटाओ सिंड्रोम। ये पटाओ सिंड्रोम क्या होता है, जब 13वीं जोड़ी के गुणसूत्रों की संख्या में एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो उसे हम लोग पटाओ सिंड्रोम कहते हैं। अगला है एडवर्ड सिंड्रोम। जब 18वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, एक एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, एडवर्ड सिंड्रोम। यानी कि यहाँ पे 46 के स्थान पर एक 47 हो जा रहा है, और यहाँ पर भी 46 के स्थान पर एक बढ़ जा रहा है और 47 हो जा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पटाओ सिंड्रोम कहते हैं। तो ये रहा आपका जो चैप्टर है, आपका चैप्टर कौन सा भैया, आपका चैप्टर है ये वाला, वंशागति और वित्ता का सिद्धांत। तगड़ा एकदम कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज क्लास है, और इसी प्रकार से हम आपका बायोलॉजी का संपूर्ण सिलेबस करवा देंगे, चिंता मत करिएगा। फिजिक्स का भी करवा देंगे, केमिस्ट्री का भी करवा देंगे, मतलब पूरा आपका कंप्लीट करवा देंगे। आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा, और गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय।